हाँ जी। आज हमने पढ़ना है जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी। जितने इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया। कंज्यूमर, उसके बाद फर्म्स, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्राइसिंग। अब ये तीनों मार्केट्स को हमने सम अप करना है और दिखाना है कि तीनों मार्केट्स में इक्विलिब्रियम्स किस तरीके से हमने गेन किया है। जो चीजें हमने पढ़ी हैं इनको अब हमने एक जनरल इक्विलिब्रियम की शक्ल में उन चीजों को प्रेजेंट करना है। जनरल इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट करने के लिए हम जो मॉडल यूज करते हैं उसको हम कहते हैं 2x2x2 मॉडल। जो फर्स्ट टू है वो हम यूज कर रहे हैं फैक्टर प्रोडक्शन के लिए। सेकंड टू है वो हम टू कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्स एंड वाई, यानी कि इसका ताल्लुक किससे हो गया? प्रोडक्शन से। ठीक हो गया। इसमें कॉस्ट भी आ गई, क्वांटिटी भी आ गई, मार्केट स्ट्रक्चर भी आ गया। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में जो कल हमने पढ़ा है, डिटर्मिनेशन ऑफ वेजेस, रेट ऑफ इंटरेस्ट। और थर्ड जो टू है वो टू कंज्यूमर को शो कर रहा है। इसमें डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केट इक्विलिब्रियम, वो चैप्टर्स इंक्लूड हो गए। ठीक हो गया। इधर हमारे पास टू कंज्यूमर हैं, ए और बी हैं। टू कमोडिटीज प्रोड्यूस हो रही हैं, ए और बी। और टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लेबर एंड कैपिटल। अच्छा, ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल हमारा स्टैटिक नेचर का है। स्टैटिक मॉडल है ये। स्टैटिक मॉडल का मतलब ये होता है कि जो इसका हम इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे उसमें चेंज नहीं होगा, एक पॉइंट पर वो रुका हुआ है। नॉट ए डायनामिक मॉडल। ये क्या है? स्टैटिक मॉडल है, नॉट ए डायनामिक। डायनामिक में क्या होता है? विद द पैसेज ऑफ टाइम इक्विलिब्रियम में चेंज आ रहा होता है। वो हम इसमें एनालिसिस नहीं करेंगे, बल्कि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक स्टैटिक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे कि जो हमने ये तीन पोर्शंस इसके कंप्लीट किए हैं। कंज्यूमर, जिसमें डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केट इक्विलिब्रियम है। टू कमोडिटीज एक्स और वाई हमने प्रोड्यूस की, प्रोडक्शन पढ़ा, कॉस्ट पढ़ा, मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ा, और उसके बाद हमने प्रोडक्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इन तीनों चीजों को इकट्ठा करके हम जनरल इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके लिए हमने जो मॉडल चूज किया है उसका नाम हमने रखा है 2x2 मॉडल। इसकी कुछ assumptions हैं। जब वो हम assumptions को डिटेल से पढ़ेंगे तो मॉडल हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहली assumption इसके अंदर है कि हमारे पास टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो क्या है? लेबर एंड कैपिटल है। इनकी सप्लाई लिमिटेड है या गिवन है। और ये तमाम के तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो कहता है ये होमोजीनियस है और डिविजिबल है। डिविजिबल का मतलब इनको तकसीम किया जा सकता है टू, इनकी क्वांटिटी को ज्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है। यानी कि 100 है तो 20-80 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, 30-70 का भी हो सकता है। ठीक हो गया। और इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज है जो हमने समझना है वो कहता है कि इसमें टू कमोडिटीज पैरेलल प्रोड्यूस होती होंगी मॉडल। टू कमोडिटीज आर प्रोड्यूस प्रोड्यूस पैरेलल। एक ही डायग्राम के अंदर टू कमोडिटीज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस हो रही होंगी? नहीं, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इधर ये एक्स कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, x1, x2, x3, x4, x5। ठीक है। या आइसोक्वाड्स हैं हमारे। इधर 10 प्रोडक्शन है, इधर 20 है, इधर 30 है, इधर 40 है, इधर 50 है। अब हमें क्या करना है?
दूसरी कमोडिटी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी इसी ग्राफ में शो करनी है। अब इधर तो और जगह नहीं है, तो मैं इसका ऑपोजिट लूंगा। देखिए ये क्या है, ईस्ट है तो वो वेस्ट है, ये इसका ओरिजिन हो गया। ठीक हो गया, ये इसके टू एक्सिस हो गए। ये लेबर और कैपिटल से प्रोड्यूस होती है ना। ठीक हो गया, तो ये कैपिटल है, इधर लेबर है। अब y की प्रोडक्शन x के ऑपोजिट शुरू होगी। ये y1 है, y2 है, y3 है, y4 है, y5। यहाँ पर y की 10 प्रोडक्शन है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। मगर जब हम डायग्राम्स में पढ़ेंगे, जब इसका जनरल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर देंगे दोनों ऐसे। अगर हम इधर नीचे से देखेंगे तो ये x की प्रोडक्शन हो रही होगी, x1, x2, x3। अगर दूसरी साइड से देखेंगे तो y की प्रोडक्शन होगी, ये y1, y2, y3। ठीक है, अगर x कम है तो y ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर x ज्यादा है तो y कम है, अगर y ज्यादा है तो x कम होगा। ये हम एनालिसिस करेंगे। तो टू कमोडिटी इस तरीके से इसमें प्रोड्यूस हो रही होंगी मॉडल के अंदर। एक ही इसमें हम एजवर्थ बॉक्स को हम यूज करेंगे। इसे एजवर्थ बॉक्स बोलते हैं, बॉक्स के अंदर हम डायग्राम्स को। सेकंड है हमारे पास, बॉक्स बनाएंगे हम कंज्यूमर का। हमारे पास टू कंज्यूमर है, कंज्यूमर ए एंड बी। कंज्यूमर भी सेम इसी तरीके से होंगे, ए एंड बी। ये फर्स्ट कंज्यूमर है सपोज ए, इसमें A1 आ गई सेटिस्फेक्शन, 2 है, 3 है, 4 है, 5। यहाँ अगर 10 सेटिस्फेक्शन है तो यहाँ 20, 30, 40, 50। इसी तरीके से म्यूट नहीं किया आज। चलो एक बार दोबारा म्यूट करें। हाँ जी, अब ये दूसरा कंज्यूमर आएगा, ये बी कंज्यूमर है, B1, B2, B3, B4, B5। बाद में इसका भी बॉक्स में मैं जब प्रेजेंट करूंगा तो इन दोनों को मिला दूंगा। तो ये बी को शो कर रहा होगा, B1, B2, B3, A1, A2, A3। अगर ए ज्यादा सेटिस्फेक्शन ले रहा है तो बी कम, यानी कि ए अगर के पास ज्यादा कमोडिटी है कंज्यूमर के पास, तो बी के पास अल्टीमेटली उसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी। अगर बी की ज्यादा है, ये रेड ज्यादा है, B5 है, तो ए क्या होगा, 1 होगा। यानी कि अगर एक ज्यादा कमोडिटी को यूज करेगा तो दूसरे के लिए क्या बचेगी, कम। यानी कि आपके जहन में प्रिट ऑप्टिमलिटी आ रही होगी कि हम ऐसे पॉसिबल नहीं है कि एक चीज को ज्यादा कर दें दूसरे को कम कर दें। पीछे भी यही था कि एक्स की प्रोडक्शन अगर ज्यादा है तो अल्टीमेटली वाई की कम होगी। अगर जो बी है वो B5 पर पहुंच गया तो ए किस पे होगा, A1 पर होगा, इसकी सेटिस्फेक्शन कम होगी। और अगर ये बी इधर है, 1 पर है, तो ये किस पे होगा, 5 पर। ये 50 पर होगा तो ये किस पर है, इट मीन ये 10 पर। ठीक हो गया, ये चीज समझ आ गई आप लोगों को। यही इस मॉडल के अंदर इंपॉर्टेंट है जो चीजें हमने समझनी है। नेक्स्ट अजम्पशन है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर एंड कैपिटल, वो कंज्यूमर के अपने हैं, यानी कि उसने रेंट पर नहीं लिए हुए। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द कंज्यूमर।
देयर इज ए फुल एम्प्लॉयमेंट, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसमें से कोई रिसोर्स अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द कंज्यूमर, दे गेट इनकम फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि जो उसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो उसके अपने हैं। जब उससे एक्स और वाई प्रोड्यूस करेगा तो उससे उसको क्या होगी, इनकम हासिल होगी। ठीक हो गया। अब अगर वो ज्यादा प्रोडक्शन दे रहा है तो उसकी इनकम भी ज्यादा है, तो कंजम्पशन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर उस जो उसके पास फैक्टर प्रोडक्शन है उससे अगर वो प्रोडक्शन कम ले रहा है तो उसकी इनकम भी कम होगी। एंड स्पेंड ऑल इनकम, वो अपनी इनकम को क्या करेगा, स्पेंड करेगा। कोई सेविंग नहीं होगी और ना ही इसमें क्या होगा, आप किसी से बोरो कर सकते हैं। प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वेजेस एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट वो गिवन होंगे। जब जनरल इक्विलिब्रियम होगा तो हमारे पास जो फोर मार्केट्स हैं वो तमाम की तमाम मार्केट्स क्या होंगी, इक्विलिब्रियम में होंगी। जनरल इक्विलिब्रियम का इधर मतलब होगा, जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब होगा कि हमारे पास जो फोर मार्केट्स हैं वो इक्विलिब्रियम। फोर मार्केट्स किसकी होंगी, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर सप्लाई ऑफ एक्स, डिमांड फॉर एक्स, तो यहाँ पर ये प्राइसेस आ जाएगी, गिवन होगी, परफेक्ट कंपटीशन है। जो अनइम्पोर्टेंट अजम्पशन है वो मैंने डिस्कस नहीं की, ये क्वांटिटी ऑफ एक्स होगी। सप्लाई ऑफ वाई, डिमांड ऑफ वाई, ये क्या होगी, प्राइस ऑफ वाई। और ये सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड फॉर लेबर, ये वेजेस आ जाएंगी, परफेक्ट कंपटीशन है। और ये सप्लाई ऑफ कैपिटल, डिमांड फॉर कैपिटल, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये फोर मार्केट्स इक्विलिब्रियम में होगी, तब हमारा हम कहेंगे कि ये इकोनॉमी का जनरल इक्विलिब्रियम है। और ये कौन सा होगा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, नॉट ए डायनामिक। सिर्फ हमने इक्विलिब्रियम्स को फाइंड आउट करना है, उसमें चेंजेस को हमने फाइंड आउट नहीं करना। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं स्टैटिक स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम, स्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ जनरल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एफिशिएंट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द फर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। सेकंड में एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी अमंग द कंज्यूमर फाइंड आउट करेंगे। यानी कि पहले कंज्यूमर को, फर्म्स का इक्विलिब्रियम डिस्कस कर लेंगे, फिर कंज्यूमर का। थर्ड नंबर पर साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम, साइमल्टेनियसली इक्विलिब्रियम कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले बारी आती है इसकी, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन। इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन, जैसे एफिशिएंट एलोकेशन क्या है, एफिशिएंट एलोकेशन। इसमें होगा क्या, वो कहता है कि हमारे पास ये कैपिटल गिवन है और ये लेबर है, फिक्स है। और प्रोडक्शन करने वाले कौन है, एक हमारे पास एक्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, दूसरी साइड पर जो प्रोडक्शन हो रही है एल्बर्ट बॉक्स में वो वाई। पहले हम एक्स की बात कर लेते हैं। एक्स, इसको बॉक्स को थोड़ा छोटा,
ये x1 है, x2 है, x4, x5। ये सपोज डेट 10 प्रोडक्शन है, ये 20 है, ये 30 है, ये 40 है, ये 50 है। अगर मैं x इधर प्रोड्यूस कर रहा हूँ तो इतना मैं लेबर यूज कर रहा हूँ और इतना कैपिटल। ये वाला जो हिस्सा है ये इस फॉर्म ने एक्स फॉर्म ने यूज कर लिया है, और जो ये रिमेनिंग, क्योंकि लेबर तो मेरे पास ये है, तो ये रिमेनिंग कौन यूज करेगा? वाई। तो जाहिर सी बात है वाई प्रोड्यूस भी क्या करेगा? ज्यादा करेगा। और अगर मैं यहाँ आ जाता हूँ इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर ये सारी लेबर मैंने यूज कर ली, और ये वाला सारा का सारा कैपिटल मैंने यूज कर लिया है। ये थोड़ी सी लेबर बची है किसके लिए? वाई फॉर्म्स के लिए, और थोड़ा सा कैपिटल बचा है। तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन भी क्या लेगा? थोड़ी ही लेगा। तो ये क्या हो गया? y1, इधर इसकी प्रोडक्शन क्या है? 10 है। y2 20, y3 30, y4 40, y5 50। जब यहां थे तो ये कम लेबर यूज कर रहा था x, और कम कैपिटल, तो ये प्रोडक्शन भी क्या दे रहा था? y, x1। और y के लिए इतनी ज्यादा लेबर बची और ये कैपिटल बचा, तो वो प्रोड्यूस भी क्या कर रहा है? वाई फाई। अगर मैं इसी तरीके से इधर चला जाऊं तो इधर एक्स ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एक्स के पास रिसोर्सेज ज्यादा है, लेबर भी और कैपिटल। वाई के पास कम है तो वो कम प्रोड्यूस करेगा। ठीक हो गया? अब जो कम प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि जो ए और बी हमारे पास कंज्यूमर हैं, उनके ऑन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, तो वो फिर कंज्यूम भी ज्यादा करेगा। ठीक हो गया? अब वो कहता है कि जहां पर ये दो डिफरेंट आइसोक्वार्ट्स, इनकी प्रॉपर्टी सेम वही है जो हमने सिंपल आइसोक्वार्ट्स की पढ़ी है। जहां पर ये एक दूसरे के साथ टेंजेंट बनाते हैं ना, यही इनका इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स लेबर एंड कैपिटल ऑफ एक्स कमोडिटी, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल वाई कमोडिटी। जहां पर ये आपको रेड और ब्लू डिफरेंट आइसोक्वार्ट्स नजर आ रहे हैं, जहां पर ये टेंजेंट बनाते हैं, यही इनकी एफिशिएंट एलोकेशन है रिसोर्सेज की। ठीक हो गया? अदर देन इस पॉइंट जाएंगे वो इनएफिशिएंट होगा, वो भी प्रूव करेंगे। जहां पर ये टेंजेंसी कर रहे हैं, इनको हम एक पॉइंट के साथ मिला दें। ठीक हो गया? ये इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व। कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व ये एफिशिएंट एलोकेशन को शो करता है। कैसे शो करता है? वो कहता है, मैं इसमें ना 3 पॉइंट ले लेता हूं। ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट ए है, और ये बी पॉइंट है। ए पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। ए पॉइंट के ऊपर एक्स क्या है? 3 है, और वाई भी क्या है? 3 है। 3 का मतलब 30 प्रोडक्शन है, और वाई के ऊपर 30 है। टोटल प्रोडक्शन कितनी हो गई? 60 हो गई। बी पॉइंट पर चले। बी पॉइंट्स के ऊपर एक्स 4 है, और वाई क्या है? 2 है। 2 पर कितनी प्रोडक्शन मैंने ली हुई है? 20, और ये कितनी ली हुई है? 40। तो प्रोडक्शन क्या है? 60 है। किसी भी पॉइंट्स के ऊपर चले जाए हम, इस पर इस पर इस पर किसी में भी चले जाए, आपकी टोटल जो प्रोडक्शन है वो 60 है। अब वो कहता है अदर देन, हम जाकर देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ये और ये। अब ये जो मैंने बढ़ाया है, ये क्या है? x3 है, और जो ये बढ़ाया है ये ये जो रेड वाला है, ये y2 है। नजर आ रहा है? 1 2, ये y2 है जिसको मैंने बढ़ाया आगे, और इसको बढ़ाया x3। तो ये z पॉइंट आ गया। z पॉइंट के ऊपर x क्या है? वो तो 3 है, ठीक है जी। और y क्या आ गया? 2 आ गया। 3 पर प्रोडक्शन 30 है, 2 पर क्या है? 20 है, तो टोटल प्रोडक्शन क्या हो गई? 50 हो गई, जो कि कंपैरेटिवली 60 से भी कम है, 60 से कम है। और जो रिसोर्सेज हैं इस पॉइंट के ऊपर, एक्स फर्म ये रिसोर्सेज यूज कर रही है, ये वाले,
और बाय के लिए ये वाले रिसोर्सेज बच गए, ये वाले सारे, जितनी लेबर है और जितना कैपिटल है सबका सब यूज हो रहा है, पर प्रोडक्शन क्या आ रही है, 50 आ रही है। और जब कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व के ऊपर थे, उधर प्रोडक्शन 60 आ रहे थे, इट मींस ये इनएफिशिएंट पॉइंट। ठीक हो गया। तो इसको हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के जरिए भी प्रेजेंट करते हैं। इसमें ये हमारे पास एक्स प्रोडक्शन है, ये वाई है, ये शो कर रहा है कि अगर एक्स ज्यादा करोगे तो वाई आपको क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। इस तरह मैं ए पॉइंट्स के ऊपर यहाँ, अगर मैं जाना चाहता हूँ बी के ऊपर, ठीक है, तो बी पर मेरी एक्स तो बढ़ गई, पर वाई क्या हो गई है, कम हो गई। और बी से अगर सी पे जाना चाहता हूँ, ये पॉइंट, इस पर एक्स कम हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने एक्स ज्यादा प्रोड्यूस करना है या वाई ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ये डिसाइड करेगा कंज्यूमर। ठीक हो गया। जो इसकी स्लोप होती है, ये है हमारे पास प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फिल्टर, ये इसी से ड्राइव किया हुआ है। यहाँ पर एक्स जीरो है तो ये पॉइंट है, यहाँ पर वाई जीरो है, सॉरी यहाँ पर वाई ज्यादा से ज्यादा है और एक्स वाई ज्यादा था, एक्स जीरो है तो ये वाला पॉइंट है। और यहाँ पर वाई जीरो एक्स ज्यादा ज्यादा तो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। और जो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट, ये मैंने आपको शो कर दी है। तो ये इसी कर्व से हमने पीपीएफ कर्व ड्रा किया हुआ है। इसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लेबर एंड कैपिटल। इसकी जो स्लोप होती है वो इक्वल होती है marginal cost of x and marginal cost of y, price of x and price of y। ये कंज्यूमर की बजट लाइन होती है, जो कि इसके स्लोप के बराबर होती है। तो हम अगर ये कंज्यूमर की बजट लाइन प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई बनाए, तो ये इसको साथ जहाँ पर इक्विलिब्रियम होगा वहां पर टेंजेंट बना रही होगी, तो ये प्राइसेस भी डिसाइड करती हैं कि हमने कितनी प्रोडक्शन लेनी है। तो ये बहुत लंबा प्रूफ है, इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैंने आपको ये बता दिया। अगर क्वेश्चन आ जाए मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की जो स्लोप है वो किसके बराबर होती है, वो इसके बराबर होती है, तो प्रूफ करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो ये एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ हमने रिसोर्सेज पढ़ी है, वो किस पॉइंटों के ऊपर होती है, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट एजवर्थ कर्व है और जहां पर मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स की और मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ वाई, यानी कि आइसोक्वाड्स एक्स और एक्स वाई का दोनों का जो स्लोप बराबर होगा, वहां पर हमारी जो एफिशिएंट एलोकेशन है, इक्विलिब्रियम ऑफ प्रोडक्शन होगी। ठीक हो गया, ये आप लोगों को उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी की तरफ। हाँ जी, अब चलते हैं जी, इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, रेट ऑफ एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसे कहते हैं। इसको भी मिटा ही देते हैं। हाँ जी, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी अमंग द कंज्यूमर, या इसको इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर पढ़ लेते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर, ठीक हो गया। इसमें क्या होगा, वो कहता है वही सेम कहानी जो भी पढ़ी है वही रिपीट कर देते हैं, इसके अंदर कोई नई चीज नहीं है। ये कहता है जी ये टोटल एक्स है आपके पास जो आपने प्रोड्यूस की थी अभी, और ये टोटल क्या है, वाई। वही कंज्यूमर है, ये एक कंज्यूमर है, वहाँ दो फर्म्स थी, यहाँ क्या आ गए, दो कंज्यूमर। ठीक हो गया। अब अगर ए कंज्यूमर, ये ए कंज्यूमर का डिफरेंस कर रहा है, A1, A2, A3, A4, A5। ठीक हो गया। जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती जाएगी, यहाँ फर्स्ट करें 10 है, यहाँ 20 है, ये 30 है, 40 है, ये 50 है। अब हम बात कर लेते हैं बी कंज्यूमर की। B1 10, B2 20,
B3 30, B4 50, सॉरी 40, B5 50। इन पॉइंट्स, ये वो वाले पॉइंट्स हैं जो कि एफिशिएंट पॉइंट है किसके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी के। जो ये शो कर रहे हैं वो गलत हो गई। जो हर पॉइंट ये शो कर रहा है कि अगर कंज्यूमर ए ज्यादा कमोडिटी कंज्यूम करेगा तो जो बी है उसको कम करनी पड़ेगी, यानी कि प्रीटो ऑप्टिमलिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि अगर ज्यादा कमोडिटी ले लेता है A5, ए, ये ए कंज्यूमर, तो बी के लिए क्या बचेगी, 10 सेटिस्फेक्शन बचेगी। यानी कि ये है ना टोटल एक्स, टोटल एक्स ये है जी, ये यहाँ इक्विलिब्रियम आ जाता है। ग्रीन नजर आ रही है, ऑफली नजर आ रही होगी। अगर ये सारी कमोडिटी ए ने गेन कर ली है तो बी के लिए भाईजान ये क्वांटिटी बची है। और उसका ऑपोजिट देख लें, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम आता है तो अगर ए इतनी कंज्यूम कर रहा है ये वाली क्वांटिटी, तो ये जो रिमेनिंग है जिसको मैं ये वेव बना रहा हूँ, ये सारी क्या है भाई, देखिए वेव जो है ये लंबी है और स्ट्रेट लाइन है ये छोटी सी। तो इट मींस कि अगर ए के पास ज्यादा क्वांटिटी है तो बी के पास क्या होगी, कम क्वांटिटी। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन होगी कैसे, वो हम जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ते हैं कि कंज्यूमर की डिमांड के ऊपर जनरल इक्विलिब्रियम होगा। और जहां पर जैसे हमें पता है कि इसका जो इंडिफरेंस कर्व है, इसका स्लोप क्या होता है, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स एंड वाई। अब ये कंज्यूमर ए है तो इसके ऊपर ए लिख देंगे, ये बी है, यहाँ पर ये एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं, वहां पर ही कॉन्ट्रैक्ट एज वर्क कर्व के ऊपर ही इनका इक्विलिब्रियम होता है। अगर ये इससे जिगजैग करेंगे तो कमोडिटी उतनी की उतनी ही है, मगर सेटिस्फेक्शन का म्यार इनका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी कि जो रिसोर्सेज की एफिशिएंट यूज है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटी अमंग द कंज्यूमर, वो एफिशिएंट नहीं रहेगी, बल्कि वो क्या हो जाएगी, इनएफिशिएंट हो जाएगी, जैसे कि मैंने एग्जांपल्स अभी आपको प्रोडक्शन के अंदर समझा। ठीक हो गया, अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियसली। प्रोडक्शन की भी बात हो गई, कंज्यूमर की भी बात हो गई थी, अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली, ठीक है, साइमल्टेनियसली के रूप में वो कहता है कि जी आपने पढ़ा क्या है, आपने प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी प्रिंटर पढ़ा है, जो कि आपने एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से ड्राइव किया। इसकी स्लोप क्या है आपके पास, MRPT है, MRPT, जिसको मैंने कहा कि किसके बराबर होती है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ एक्स और वाई, बजट लाइन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के इक्वल होती है। ठीक है, और सपोज उसके बाद हमने कंज्यूमर को पढ़ा, हमने कंज्यूमर में देखा कि एक स्पेसिफिक वाई की क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई और एक स्पेसिफिक एक्स क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई। हालांकि ये इतना एक्स प्रोड्यूस कर सकता है, पर ये यहाँ इसने ना, ये कंज्यूमर ने कहा कि मुझे इतनी एक्स वाई रिक्वायर्ड है, इतनी एक्स रिक्वायर्ड है, दोनों कंज्यूमर्स की डिमांड है अकॉर्डिंग टू उनकी बजट लाइन।
इधर स्लोप आ गया इसका, ये स्लोप सपोज इधर मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन है 1x1 4 1y। जैसे जैसे मैं स्टिपर होता जाऊंगा स्लोप बढ़ती जाएगी, मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा सपोज 2y/1x। यानी कि यहाँ 2y, अगर आपने एक x प्रोड्यूस करना है तो ये आपको सेक्रीफाई करने पड़ेंगे 2y। और इधर जो स्लोप है 1x/1। अब कंज्यूमर की बात है, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटर मैंने भी ड्रॉ किया है और इसकी स्लोप ये। अब डिफरेंट हमारे पास ये जो कमोडिटी प्रोड्यूस हुई है कंज्यूमर ए और कंज्यूमर बी। ये जो ब्लैक वाला है कंज्यूमर ए है, और जो ये ग्रीन, ये जो ब्लू है ये कंज्यूमर है। अब ब्लैक बनाते हैं पहले, ये A1 A2 A3 A4 A5 इस तरीके से B1 B2 B3 B4 B5, ये इनके टेंजेंट पॉइंट। अब जो कंज्यूमर है ना वो चाहता है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रोडक्शन हो, इतना वाई प्रोड्यूस हो, इतना एक्स प्रोड्यूस हो, और जो जहां पर ये प्रोडक्शन की स्लोप और जो कंजप्शन की स्लोप बिल्कुल पैरेलल हो। इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये प्रोडक्शन की स्लोप है और ये पैमाने से रख के देखेंगे बिल्कुल इक्वल होगी। ये कहेगा कि यहाँ प्रोड्यूस करो, मैं यहाँ क्या करूंगा कंज्यूम करूंगा इस पॉइंट के ऊपर। ये एम पॉइंट कर लें, इसको एन कर लें। जो ओ एन है ये वाला पार्ट ओ एन, और ये क्या है ओ एम, ये किसके हिस्से में जाएगा ए कंज्यूमर के। और वाई ई ये वाला जो पार्ट है एम, और एक्स सी ओवर एन ये किसके हिस्से में जाएगा कंज्यूमर। ये कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, पर ये प्रोड्यूसर कह रहा है, प्रोड्यूसर कहता है कि भाईजान मैं तो इधर प्रोड्यूस कर रहा हूं, मैं तो इतना एक्स प्रोड्यूस कर लूंगा और वाई कम। यानी कि प्रोड्यूसर क्या कह रहा है कि एक्स मैं ज्यादा प्रोड्यूस करूंगा और वाई कम। कंज्यूमर की क्या डिमांड है, एक्स कम हो और वाई क्या हो ज्यादा हो, तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा। तो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की डिमांड पर जाना पड़ेगा। वो क्या करेगा, इसको एक्स को सेक्रीफाई करना शुरू करेगा और वाई को बढ़ाएगा, और इस पॉइंट के ऊपर जाएगा जहां पर जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसके बराबर है 1x और 1y के। प्रोड्यूसर क्या कहता था 2y और 1x, वो क्या इसको भी यहाँ पर मूव होना पड़ेगा। जब ये यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर मार्जिन रेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिन रेट ऑफ इसको क्या कहेंगे मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई ए कमोडिटी, मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बी कमोडिटी, ये सब की सब आपस में क्या हो जाएंगी बराबर होंगी। यही हमारा क्या होगा जनरल इक्विलिब्रियम होगा। इसको हम कहते हैं दिस थर्ड, इसको कहते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन इज प्रेटो एफिशिएंसी। अब यहाँ के सब जो तीनों हमने 2x2 मॉडल्स के अंदर चारों जो मार्केट्स हमने डिस्कस की थी, दो फैक्टर प्रोडक्शन मार्केट थी, दो कमोडिटी मार्केट्स थी, इधर वो क्या होंगी इक्विलिब्रियम्स के अंदर होंगी। और इसको हम कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन, एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन। तो ये आज ये मैंने जो 22 चैप्टर है जनरल इक्विलिब्रियम्स का वो कंप्लीट करवाया आप लोगों को, और काफी सारी चीजें मैंने इसके अंदर ऐड भी की हैं जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने नहीं पढ़ाई थी।
तो होपफुली आप ये जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह मजा आएगा आपको और समझ भी आ जाएगा। तो इसमें जो अब अजम्पशंस पढ़ेंगे ना, इसमें दी हुई है एक्सटर्नलिटीज, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नोब इफेक्ट, वेवलेंस इफेक्ट्स। तो ये एक्सटर्नलिटीज जो पब्लिक फाइनेंस के जो टॉपिक्स होते हैं उसमें डिस्कस की जाती है, बट मैं आपको असाइन कर रहा हूँ ये छोटी छोटी डेफिनेशन और डायग्राम्स हैं, ये आप लोग रीड आउट कर लेंगे। और नहीं, मैंने छुट्टी अनाउंस नहीं की थी क्योंकि मंडे को मैंने लेक्चर नहीं डिलीवर किया था, वो इशू हो गया था शायद, कोई हाँ मैं मुल्तान था। तो फिर मैंने, क्योंकि अब इलेक्शंस की भी छुट्टियां आ रही हैं आगे, आप में से मैक्सिमम लोगों की ड्यूटीज होंगी, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इलेक्शन से पहले पहले ना